हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच आया हूँ। जो 16 तारीख को बिहार बोर्ड ने एग्जामिनेशन लिया था 10th का, उसके मैथ्स का पेपर को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कराने जा रहा हूँ। कुछ लोग का नाम है क्वेश्चन बहुत टफ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। आइए देर न करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन जो है ना बच्चों, फर्स्ट सिटिंग का जो है ना कोड सी है। फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है जो कि कोड सी है। और यह एग्जाम जो है आपका 16 को हुई थी एग्जाम, उसी का क्वेश्चन ये है क्वेश्चन पेपर। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे सवाल पहला है आपके पास कि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपको यहाँ बता दूं, जैसे मैं एक मान लो ये वृत्त है और यहाँ पे दो समांतर मैं स्पर्श रेखा बीच में बनाता हूँ, तो इनकी जो लंबिक दूरी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया इसका केंद्र, और यहाँ से आगे बीच की दूरी बोली गई है 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको कहना है कि इसके बीच तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है, यानी कि व्यास की दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी कि निकालना जाएंगे तो हो जाएगी कितना जी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन हमको मिलता है, यदि दो वृत्त की बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करने वाली दो अभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, दोनों का स्पर्श करने पर एक कॉमन पॉइंट मिलता है, और इनको इनको जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें बस एक ही टेंजेंट मिलता है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सॉरी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। मान लें कि ये वृत्त हो गई, वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो यदि PA की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हो थ्योरम के अनुसार कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यदि P का मान 6 सेंटीमीटर है तो PB का मान भी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे मिलता है हमको, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ आप बनाते हो कुछ इस तरीके से, ये वृत्त हो गई, यहाँ पे एक त्रिज्या जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बनती है ना इस तरीके से, ये कोण ये जो है आपस में 60 डिग्री पे झुके हुए हैं। ये हम सब जानते हैं ये क्या होता है जी, समद्विभाजक होते हैं। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब आपको पूछा जाए कि इसकी लंबाई क्या होने वाली है, निकालना है। आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो थ्योरम है उसमें tan थीटा का प्रयोग करोगे तो tan 30 का वैल्यू मिलता है P/B। अपने पास P का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, B का वैल्यू निकालना है, तो tan 30 का वैल्यू तो 1/√3, P का वैल्यू दिया 3 सेंटीमीटर, आपसे B पूछा जा रहा है, B का वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन 20 प्लस थीटा डिग्री प्लस कॉस 30 का थीटा का मान क्या होने वाला है। आप यहाँ बनाते हो तो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे लिखोगे साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री। यहाँ से साइन आप कैंसिल करा दो, 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री। 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू निकालोगे तो 60 डिग्री माइनस में हो जाएगा 20 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको मिलता है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में कि साइन A प्लस बी
अगर त्रिभुज एबीसी की मैं बात करूं, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है जिसका सी जो है ना वो 90 डिग्री होने वाला है। ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी बराबर का वैल्यू कितना होने वाला है। तो एक बात बताइए कि समकोण त्रिभुज में, अच्छा समकोण त्रिभुज एबीसी में, ओके सर, समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देखोगे यहाँ पे तो सी ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यानी यहाँ पे दो एंगल हो गए यानी ए प्लस बी, तो दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, तो वो दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे ए प्लस बी के जगह पे हम लोग 90 डिग्री रखते हैं तो हमको मिलता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना मिलता है आप सबको पता है कितना सर, तो 1 डिग्री, एक, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ बोला गया कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर कितना होता है। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इतना का वैल्यू जो है ना आपका 1 हो जाता है, और प्लस 2, तो 1 प्लस 2 मिलकर हो जाता है 3, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया एक्स कॉस थीटा प्लस 1, एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होने वाला है। यहाँ से डियर स्टूडेंट आप करोगे एक्स निकालोगे तो मिलेगा 1 बाई कॉस थीटा, है ना, तो 1 बाई यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे वाई बराबर दिया है आपको टेन थीटा, ठीक है ना, ये दिया ऑलरेडी। तो आपको पूछता है कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको अभी जस्ट रिसेंटली ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा आप कर सकते हो, और वाई स्क्वायर है तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका टेन थीटा का वैल्यू पढ़े हो पी बाई बी, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, है ना। आप एच निकालो तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन का वैल्यू पूछा, तो साइन का वैल्यू आप जानते हो पी बाई एच होता है, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको दिया गया है 3 और अपॉन में हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। रेशनलाइज करना है, इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार बनाया होगा, आइए देखते हैं इसको रेशनलाइज करना आपको आता होगा आई होप। यहाँ पे आप क्वेश्चन लोगे तो दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलता है क्या, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको मिलता है यहाँ पे, आप दोनों को सेपरेट कर दीजिएगा तो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में मिल जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है ना। इस स्क्वायर से इस रूट को हटा दीजिए, इस स्क्वायर से इस रूट को हटा दीजिए, ऊपर मिलेगा हमको 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में मिलेगा आपको साइन थीटा, है ना। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, हमको मिलेगा 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा, है ना, और प्लस कॉस थीटा बाई में मिलेगा आपको साइन थीटा। चलिए इतना बड़ा आप जानते हो कि सर कॉसेक थीटा होता है और इतना बड़ा होता है कॉट थीटा, तो ऑप्शन जरा सब चेक कर लो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन का क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देखोगे तो अब हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम को सेक्शन से। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला, हाँ सर, अच्छा ओके सर, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे 64/81 और यहाँ पे 16/9, तो यहाँ पे देखो इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 8 और बट्टा में 9 और प्लस 4 बट्टा में 3, तो दोनों के दोनों क्या है बच्चे परिमेय संख्या है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन बोला गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों का आप आपस में गुना कर दीजिए, यानी 3 प्लस रूट 6 इंटू में 3 माइनस रूट 5, जब आप मल्टीप्लाई करो 3 3 9 हो जाएगा,
3 को जब 5 से करोगे तो -3 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पहले एक परिमेय संख्या बाद में क्या हो जाएगा, सॉरी पहले परिमेय संख्या और बाद में अपरिमेय संख्या आएगा, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि रूट सॉरी 0.3 रेकरिंग है और प्लस 0.4 रेकरिंग है, इसका सरलतम क्या होने वाला है। तो आइए बदलते हैं। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/9, 3 बटा क्या लिख सकते हैं 9, आप प्लस लिख सकते हैं 4/9। इसका जब सॉल्यूशन बनाओगे बच्चों तो मिलेगा 7/9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि अगर यदि 156 इज इक्वल टू 2x 2 की पावर x 3 की पावर y और 13 की पावर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो नंबर है आप सिंपली साइज का आप निकाल दो एलसीएम। तो 156 का जब आप एलसीएम निकालते हो तो आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे इसको लिख सकते 2 का पावर 2 लिख सकते हो, है ना, 3 का पावर 1 लिख सकते हो और 13 का पावर कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। आपसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड, आप देखो कि 2 की जगह पे 2 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे, इंटू में 3 का पावर 1 लिखेंगे और 13 का पावर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब सबके पावर को पूछा ऐड करके कितना होगा, तो देखो यहाँ पे 2 को 1 को और 1 को ऐड करोगे तो 2 1 3 3 और 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है बोर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि √10 और √15 को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं, √10 और √15 को जब आपस में गुना करते हैं तो क्या मिलता है। तो रूट हमको परिमेय संख्या मिलता है कि अपरिमेय मिलता है कि प्राकृत मिलता है कि पूर्णांक संख्या मिलता है। तो जब हम √10 और √15 को आपस में गुना करते हैं तो हमको मिलता है √100 150, जो कि ऑलरेडी एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुने 75 रूट में। इसको और फैक्टराइज कीजिएगा तो मिलेगा आपको रूट के अंदर 2 गुने 3 गुने 25। तो मान ले कि 25 तो बाहर आ गया, तो 25 के बदले रूट से बाहर करोगे तो 5 हो जाएगा और रूट में अभी भी कितना बचा, 6 बच गया, यानी कि अभी भी रूट वाली संख्या साथ में है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी आसान है। बोला गया कि पी, इसको जो संख्या दी गई है 100.105 को लिखा जा सकता है किस रूप में, इसके रूप में लिखना चाहे तो आइए पहले हम इसको बदलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 105 बट्टा में आपको 1000 हो जाएगा। जब आप इसको कटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 200, है ना। 21 को रहने दीजिए, 200 को तोड़ दीजिए। 200 का जब आप एलसीएम निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, तो जब 200 का एलसीएम निकालोगे तो 2 100 बार में, फिर 2 से आप कटाओगे 50 बार में, फिर 2 से कटाओगे 25 बार में, फिर 5 से कटाओगे तो 5 बार में मिलेगा, यानी 2 का पावर 3, ठीक है बच्चों, और 5 का पावर 2, यानी आपके पास मिला कि 21, ऊपर में तो 21 हो गया, नीचे में 2 का पावर 3 हो गया और 5 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी आप यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए आपका, सी ऑप्शन आपका सही है। जब आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया कि दो संख्याओं का मौसा इतना है और लौसा 50 है, तो उनकी गुणनफल क्या होगी। आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये क्वेश्चन आप पढ़े हो कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू में होता है आपका एचसीएफ। तो आपको दिया गया एलसीएम एचसीएफ, तो मौसा का जो वैल्यू है उसको गुना लिख दीजिए 25 और लौसा का वैल्यू है 50 उसको लिख दीजिए, और दोनों संख्या का गुणनफल बोला गया ना, तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। 25 दूनी 50 करेंगे तो 1200 आपका 50 मिलेगा। आप यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन मिलता है। अब आइए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको दिया गया यूक्लिड विभाजन थ्योरम पे दिया गया है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि विभाजन प्रमेयिका के आधार पे दिया गया है। तो आपने विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा है। अब विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या ये जो दी गई है, यहाँ जो ए का वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल। तो हमने पढ़ा कि हमको क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, यानी हमारे पास जो बी का वैल्यू है और क्यू का वैल्यू है दोनों का आपस में गुना कर देंगे और 32 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमको यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, यानी 61 मल्टीप्लाई में 27 और प्लस में हो जाएगा 32। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर निकालिए, क्या आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई का आई थिंक करना ना पड़े कि करना पड़ेगा बच्चों, तो कर लेते हैं, जाइए कर देखते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा
7 छके 42 और 2 एकम 2, 42 2 44 का 4 हो जाएगा यहाँ पे और 6 दूना 12 2 14 हो जाएगा, 14 दूना 12 4 16 हो जाएगा और प्लस आप यहाँ पे 32 को ऐड कर दीजिए तो 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, है ना, 16 का 16 हो जाएगा, 1669 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो इस आधार पे देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो आपके ऑप्शंस में सभी क्वेश्चन तो सही सही ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया क्या कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है ना। तो आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हो तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में 6Q 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 है। तो अब आप Q के जगह पे ऐसा नंबर रखना है, सब में रख के देखते हैं 1 2 3 4 जनरली पुट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस में रखने पर जो है ना आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आपका विषम संख्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक रखते हो तो 6 कम 6 और 1 7 हो जा रहा है। यहाँ पे एक रखो तो 6 कम 6 और 2 यहाँ पे 8 हो जा रहा है। यहाँ रखो तो 6 कम 6 और 4 10 हो जा रहा है। यहाँ रखो एक तो 6 कम 6 और 6 12 हो जा रहा है। तो इन तीनों कंडीशन में आपका सम संख्या आ रहा है, सिर्फ एक ही कंडीशन में आपका विषम संख्या आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे बोला कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो दो विषम संख्या हो, कभी भी दो विषम संख्या या फिर दो लगातार संख्याएं का हमेशा मौसा जो है ना वो एक के बराबर होता है, यानी एक आता है। आप निकाल के 3 हो जाए और 5 हो जाए, इसका जब ऐसे आप निकालोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, एक ही आएगा है ना, एक ही मौसा आने वाला है, इसलिए यह आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है ना, तो आप पहले 10 विषम संख्याएं लिख लो। तो 10 विषम संख्याओं को जब आप लिखते हो तो आपको मिलता है 1 3 1 3 जोड़ 5 जोड़ 7 है ना, उसके बाद जोड़ेंगे तो फिर मिलेगा 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 है ना, है ना, इस तरीके से। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई। अब इनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि सभी संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या, यानी जितनी संख्या है उतना से क्या करना हो, भागा देना होगा। तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो इन सबको जोड़िएगा तो वैल्यू 100 आएगा और संख्याओं की संख्या कितनी है बच्चों, 10 है। तो 10 से भागा दीजिए तो 100 से 10 जो है ना 10 बार में कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो दी गई संख्या है इनका माध्यिका क्या होने वाला है, इसको निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं इनको व्यवस्थित करेंगे एक निश्चित से आरोही क्रम में। तो अरेंज करिएगा तो हमको मिलेगा क्या, आइए अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको मिलेगा सबसे छोटी संख्या 6 है, उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद आप बढ़ोगे तो फिर मिलेगा 15 है, फिर 16 है, फिर आपको मिलेगा 18, फिर 21, फिर मिलेगा 22 और फिर मिलेगा 25। माध्यिका यानी कि इन संख्याओं के मध्य में कौन सी संख्या है। तो आप देखो 4 संख्या इधर छोड़ दो, 4 संख्या इधर छोड़ दो, बीच में बच गया 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। बहुलक की बात पूछी जा रही है। तो ये आप देखो बहुलक का मतलब तो बहुत बार आने वाला, इस संख्या में देखो सबसे अधिक बार 6 आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बारंबारता बंटन माध्यिका बहुलक के आधार पर क्रमशः इसका माध्य निकालना है। तो माध्य सिंपल सी बात, इतना सा भाषा को नहीं जानना है हमको, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। अब इसमें जब ऑप्शन निकालोगे तो जोड़ो आप 48.64 और 46.52 और इसको 2 से डिवाइड भी करना है। 6 4 2 6 हो गया, 11 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9। इसको 2 से जब आप डिवाइड करोगे, इन 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, 47 आएगा। ऑप्शन नंबर में तो कहीं है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे टिक लगा दीजिए, यानी कि आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया इन सभी प्रेक्षणों के माध्य, 5 प्रेक्षणों को दिया गया, इन सब का माध्य क्या होने वाला है। तो आप देखो सबको जोड़ दीजिए, x x को जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 यानी 5x हो जाएगा, प्लस 2 4 6 6 12 12 20 20 है ना, 20 का बराबर 11 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है
कि अगर बोला गया कि इन संख्याओं का माध्य 11 है तो आपको x का मान, तो संख्याएं कितनी है जी, 5 है, तो 5 से भागा दे दीजिए। तो इसको लेके इधर भेजेंगे तो मिलेगा हमको 55, यानी 5x बराबर हो जाएगा कितना जी, प्लस 20 बराबर हो जाएगा 55। यहाँ पे 5x बराबर निकालोगे तो हो जाएगा आपको 35, और x निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखिए, इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, ये आगे क्वेश्चन कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है जी, 1 होती है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपने पढ़ा था P प्लस ई, और फॉर्मूला यहाँ पे क्या बोला गया कि यदि P ई बराबर 0.4 है तो P ऑफ ई डैश निकालना है, तो P ऑफ डी ई डैश निकालने के लिए क्या 1 माइनस P ऑफ ई कर देते हैं हम लोग, तो P ऑफ ई डैश निकल जाता है, यानी घटाएंगे एक में से इसको घटाएंगे तो ऑप्शन 0.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो आपसे पूछा कि दो पासों में फेंके गए संभवतः परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक पासा की परिणाम 6 होती है, दो पासा में परिणाम जो है ना वो 36 हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो आगे प्यारे बच्चों हमको मिलेगा, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता की वैल्यू जो है ना हम सब जानते हैं कितना से, 1 से अधिक होता है और 1 से कम होता है और 0 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ से बी को टिक कर देंगे, आपका बी सही है। अगला बोला कि एक पासे में फेंकी गई विषम संख्या आने की नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम संख्या नहीं आएगी तो सम संख्या, तो आप बात करते हैं पासे की, तो पासे में जब देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 तो संख्या है, विषम संख्या नहीं आना, तो विषम संख्या काट दीजिए यहाँ से, तो बचा सॉरी विषम संख्या इसको काटेंगे ना यहाँ पे, ये 5, तो 1 2 3 संख्या विषम है, 3 बट्टा में हो जाएगा, 6 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये बोला कि दो दो रेखाओं को जोड़ने वाले के रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होने वाला था। देखिए आप जब जानते हो कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, हमारे पास a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो a जो है ना x1 के वैल्यू में आ जाएगा, यानी -6 प्लस -2 बाई में 2 करेंगे वो हो जाएगा a/2 के बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ जोड़ोगे तो -8 बराबर a हो जाएगा, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। बोला कि आपको ये तो निकाली थी, आप देखो 32 में बोला कि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तीनों जब बिंदु एक ही रेखा में तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ये दी गई है, तो केंद्र का फॉर्मूला, तो केंद्र का फॉर्मूला हम सब जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो आप देखो जब जोड़ोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, -1 5 और 8, इसको 8 करोगे तो कितना मिलेगा, 4 8 5 13 -1 यानी 12, 12 को जब 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 4, तो 4 ऑप्शन में किसका है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज में एबीसीडी में एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी दी गई है कुछ इस तरीके से, त्रिभुज एबीसी में इस तरीके से डी, ये ए ये बी और ये सी, डी और ई इस तरीके से दी गई है कि एडी अपॉन में डी बी, ये 3 है ये 5 है, और इसकी टोटल लंबाई दे दी गई कितनी जी, 5 दे दी गई है, सॉरी 5.6 दे दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ए का वैल्यू कितना होने वाला है, ये वैल्यू कितना होने वाला है, तो आप देखो कि आपने पढ़ा था कि एडी अपॉन में डीबी बट्टा में एई अपॉन में ईसी, अब देखो एडी के जगह पे 3/5 रख दो, अब ए के वैल्यू में आप ए का तो वैल्यू निकालना ही है, तो ए के जगह पे ए रख दो, और इसी को आप लिख सकते हो कि एसी माइनस ए, यानी एसी माइनस ए कर देंगे तो हमारा इसी निकल जाएगा। अब देखो 3/5 रख दो, यहाँ पे रख दो, ए का वैल्यू ए रहने देते हैं, और इसी का वैल्यू दिया 5.6 माइनस कर देंगे ए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5.6 माइनस ए, और इधर हो जाएगा आपको 5 ए हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हो यहाँ पे तो मिलेगा आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने से हमको मिलता है 8 और 16.8 माइनस 3 ए, है ना। आगे बढ़ते हैं, मिलेगा आपको 5 ए मिलेगा, है ना। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कितना कि 2 ए इज इक्वल टू 16 पॉइंट मिलेगा आपको 8,
यानी ए जब निकालेंगे तो हमको मिलेगा 16.8 अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन मिल जाए हमको, सॉरी 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 यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2.1। यानी ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा डी नंबर आपका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बाकी तो आसानी क्वेश्चन देखो, क्या बोला कि दो समांतर समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनको परिमापों का अनुपात क्या हो जाए, तो वह भी अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में 6√3, एबीसी में एबी जो है ना 6√3 दी गई है और एसी जो है 12 दी गई था, बीसी केवल 6 दी गई है, तो कोण बी का वैल्यू क्या होने वाला है, तो कोण बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक भुजा 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है। दो समरूप समबाहु त्रिभुज हैं, है ना, उनकी भुजाएं जो दी गई कुछ इस तरीके से दी गई है कि पहली की 12, दूसरी की कितनी जी 6, और बोला गया कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होने वाला है। तो देखो आप देखो इसका ये कितना गुना है, 2 गुना, यानी कि 2:1 के अनुपात में आपसे पूछा गया क्षेत्रफल पूछा गया ना, तो आप क्षेत्रफल के लिए आराम से दोनों का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुमको मिलता है हाँ कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर समरूप त्रिभुज जिसमें एडी शीर्ष बीसी पर लंब है तथा पीटी से क्यू आर पर लंब है। यदि एडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर, पीटी की लंबाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज के पीक्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे देखो आप एडी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आप एडी का स्क्वायर निकाल 9 का स्क्वायर कर दीजिए और 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 81 अनुपात में क्या हो जाएगा 90:49, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मिला कि एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई क्या होने वाली है, तो आप बताओ कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होती है जी, √3/4 ए स्क्वायर होता है, और यही ये भी त्रिभुज का फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। वन हमको निकालना है यहाँ पे एच निकालना है, एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको इधर लगे भेज दीजिए आराम से, तो √3/4 ए की जगह कर दीजिए 144 कर दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए 1/2 इंटू में बी के जगह पे कर दीजिए 12 इंटू में कर दीजिए एच कर दीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलता है कितना, तो मिलेगा √3/4 इंटू में 144 अपॉन में हो जाएगा आपको 12, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12 में, आप कर दीजिए में हो जाएगा आप एच, आप कटा दो इसको, 6 बार में ये कटेगा, आप कटा दो यहाँ से 4 बार में इसको कटाओगे तो 4×3=12, 36 बार में कट जाएगा, 6 से ही कटा दीजिए, 6 बार में 6√3, यानी ऑप्शन देखो कहीं पे है क्या 6√3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, चलिए बहुपद वाले सवाल पे आ गए हम लोग बच्चों यहाँ से। तो बहुपद उसको बोलते हैं जिसका हर जो है चर में नहीं, चर जो है हर में नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही है कि ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि जो हर है वो जो है वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। अगला बोला गया आपसे क्वेश्चन की बहुपद इतना का घात क्या होने वाला है, तो दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिए तो इसका पावर 6 है, इसका पावर 5 है, पावर को आप ऐड कीजिए तो पावर हो जाएगी 11, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि बोला गया बहुपद इतना का शून्य क्या है, तो इसका शून्य जब आप निकालोगे तो x² - 11, x बराबर निकालोगे तो x² करोगे तो √11 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस में √11, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद यदि 2, -2 और -3 बहुपद इतना के शून्य है तो क्या होने वाला है, तो आप देखो इस सभी जगहों पे क्या करना है, वैल्यू रखना है, इसको वैल्यू को पुट करना है। जब वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ से रखोगे रख के देख लेनी है कि किसके वैल्यू ये आ जाए, किसके बराबर ये आ जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, यहाँ पे ए के वैल्यू पे 4 रखते हो तो 4 × 1 = 5 हो जाएगा, और बी के जगह पे 6 रखिए तो मिलेगा x² + 5x प्लस मिलेगा 6। इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा x² + 2x प्लस मिलेगा 3x प्लस मिलेगा 6। आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा x कॉमन लीजिए तो x + 2 मिलेगा, और x यहाँ से 3 कॉमन लेंगे प्लस में तो मिलेगा आपको x प्लस फिर 2 मिलेगा, यानी x + 3 एक बार हो जाएगा और x + 2 एक बार हो जाएगा, यानी आप यहाँ से निकलता है आपको क्या, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 में और x बराबर मिलेगा आपको -2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखो बोला कि दो शून्यकों का गुणनफल
है ना, यानी ये बहुपद दिया गया। तो शून्यकों का गुणनफल हम सब जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो होता है माइनस सी बाई ए के बराबर होता है। तो एक बताओ बताओ कि सी का वैल्यू क्या होने वाला है। सी का वैल्यू ए दिया गया है, तो ए अपॉन में क्या हो जाए, ए का वैल्यू कितना 1 है, तो यानी 1 डाल दीजिए। अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया, तो 8 दिया गया है, तो 8 के बराबर कर दीजिए, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद बहुपद के शून्य 4 एवं -2 है। तो अब आप क्या करो, इसमें रख के देख लो कि किसका वैल्यू ये जो ना 0 के बराबर कर दे रहा है किसको रखने पर। तो देखो यहाँ पे रखते हो तो शून्य है ना, तो किसी जिस इक्वेशन में वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा वो इसके शून्य हो जाएगी। तो आप यहाँ देखो 4 का ऐसा कितना हो जाता है, रखो वैल्यू आराम से प्यारे बच्चों। तो यहाँ रखते हो 4, तो 4 का यहाँ पे 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 -8, तो 8 8 -16 और +16 मिलके 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये तो सही है, क्योंकि यहाँ रखोगे तो यहाँ पे 0 होने वाला है नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका बी ए सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला गया कि यदि बहुपद p ऑफ x में x स्क्वायर -3x -4 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बाई 4 का मान क्या होने वाला है। तो एक बात बताओ कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, c बाई ए होता है। c का वैल्यू कितना मिला है -4, और a का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो 1 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगा -4। शून्यकों के गुणनफल का वैल्यू कितना मिलेगा -4। अब देखो -4 बाई 4, -4 अपॉन में 4 मिलके हो जाएगा आपका, कट के हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 सही है। यानी आप देखो -1 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 तक तो हो गए, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन क्या है बोला गया। यदि बहुपद यदि बहुपद क्यू एक्स एक शून्य -3 है, तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या होने वाला था। देखो यहाँ पे एक शून्य ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 0 के बराबर, यानी एक्स बराबर हो जाएगा -0 -3। इसको जब इधर लेके आए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो एक्स प्लस 3 कहीं है क्या, एक्स प्लस 3 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोला कि यदि बहुपद इतना को इतना से भाग दिया जाए, यानी 2x x पावर 4 वाले से x के पावर 2 को भाग देने पर इसका जो है ना भाग घात क्या होने वाला है। तो देखो x का पावर 4 अपॉन में कर दीजिए x का पावर 2, कटा दीजिए, आंसर आएगा 2, यानी कि मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। आगे बढ़ते बच्चों। यदि बहुपद x, यहाँ पे शून्य बोला गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मान क्या होने वाला है। आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी बहुपद एक्स स्क्वायर -3x, यहाँ पे सॉल्व करते हो इसको, तो यहाँ पे पहले आप आ जाओ मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बोला गया अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1, है ना, गुना करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, फिर मिलेगा आपको अल्फा, फिर मिलेगा आपको बीटा, फिर मिलेगा आपको 1, है ना। अब एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होने वाला था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिलेगा, आप इसको भी सॉल्व कर लो पहले, ऊपर सॉल्व करो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x, फिर मिलेगा -1 -5, सॉरी -3 -5, यानी कि मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x -8, है ना। तो एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी का वैल्यू है -8, तो यहाँ रख दो -8, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 रहने देते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, तो बी बाई ए, -b बाई ए, तो बी का वैल्यू क्या होगा -3, तो -b बाई ए, तो बी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 1 है, तो रहने देते, प्लस कर देते हैं यहाँ पे 1। अब आ जाओ बच्चों, तो मिलेगा आपको +3 और 1 4, और यहाँ पे -8, तो -8 + 4 मिलके हो जाएगा -4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया कि यदि p ऑफ x का वैल्यू इतना दिया गया और q ऑफ x का वैल्यू इतना दिया गया हो, तो p ऑफ x को जब q ऑफ x से भाग देते हैं तो मैक्सिमम घात क्या होने वाला है। तो देखो आप इसको उलट के लिख देते हो, x का पावर 4, x का पावर 4 और नीचे यहाँ पे रह जाएगा x का पावर 2, फिर घात वही होने वाला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को लिखने के लिए हम लोग पढ़े थे कि जिसको हम लोग किस रूप में लिख सके, ऐसे चीजें जिनको हम लोग क्या लिख सकते कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जिसको लिखा जा सके वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के रूप में, सॉरी ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स जो रूट में हो जाएगी। आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आइए देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। आई थिंक से ये होना चाहिए, डी होना चाहिए बच्चों। सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस 5x, और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो हो जाएगा +1 हो जाएगा और -2x हो जाएगा, सबको एक तरफ कर दो तो 2x² माइनस 5x, ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा +2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको x², फिर यहाँ मिलेगा +5x और 2x बने के -3x और हो जाएगा यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। देखो आप उसी रूप में लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर का डी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होना चाहिए। तो हमने मूल के बारे में पढ़ रखा है पहले ही कि मूल उसको कहते हैं जो बहुपद के, सॉरी, द्विघात समीकरण के वैल्यू को क्या कर देता है, 0 के इक्वल टू में कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया है, मूल दिया गया, इसका वैल्यू हमको के का वैल्यू निकालना है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मूल का वैल्यू 2 दिया ना, तो आप x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो मिलेगा आपको 2 का पावर 2 प्लस 2 इंटू के इंटू में 2 और प्लस मिलेगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे पुट करते वैल्यू को तो मिलेगा 4 प्लस 4 के प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब एक बात बताओ, 4k और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू -8, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 अपॉन में हो जाएगा 4, कैंसिल होकर के हो जाएगा आपको -2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। सेकेंड, हेलो, हम थोड़ी देर बात करते हैं, क्लास ले रहे हैं, आधे घंटे में, आधे घंटे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया यहाँ पे कि यदि x+3 इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये भी काफी आसान क्वेश्चन, x+3 जो है ना ये गुणनखंड है, यानी ये 0 के बराबर कर दो, यानी x का वैल्यू मिलेगा -3। अब इसको इसमें -3 के वैल्यू पर रख दे और इसको 0 के बराबर कर दे, यानी कि a इंटू में -3 का कर दीजिए स्क्वायर प्लस -3 और +1 इक्वल टू कर दीजिए 0। यहाँ पे मिलेगा a और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 9 प्लस में -3 और +1 इक्वल टू हो जाएगा 0, या 9a इज इक्वल टू हो जाएगा आपको -2, सॉरी यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9a -2 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 2/9, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। आपने विवेचक के बारे में पढ़ा होगा कि d इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, एक समान होने वाला है। तो चलिए d का वैल्यू निकालते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac होना चाहिए। अब b का वैल्यू हो जाएगा -2 का आप कर दो स्क्वायर कर दो, -4 इंटू में a का वैल्यू आप कर दो p और इक्वल टू क्या होता है, इंटू में c का वैल्यू कर दो 3, है ना। आपसे पूछा तो यहाँ पे जी 0 के बराबर कर दीजिए, आपको p का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो आप कर दो, यहाँ पे करोगे तो यहाँ 4 प्लस हो जाएगा, सो 4 माइनस 12 p हो जाएगा। यहाँ पे आप p के वैल्यू जब निकालो इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -4, ये इधर आके बट्टा में -12 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा p। आप कैंसिल कराओगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू कितना होने वाला है, 1/3। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी सही है। आगे बढ़ते बच्चों। चलिए यहाँ पे बोला गया 56 में कि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है। तो मूलों की प्रकृति जब निकालेंगे तो हमको मिलता है, मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो डी निकाल करके, तो डी निकाल करके हम वैल्यू पता करेंगे, डी बराबर क्या होता है, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, है ना। तो b का वैल्यू क्या होने वाला, -3 का कर दीजिए स्क्वायर, -4 इंटू में a का वैल्यू हो जाएगा 6 और c का वैल्यू हो जाएगा 5। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 चौका 24 पंचे, तो 4 पंचे 20 120 मिलेगा बच्चों माइनस में
-111 मिलने वाला है। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होने वाला है। दूसरा मूल निकालने के लिए क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए इसको आसानी से। सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 = 0। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, x प्लस 20, x प्लस 5 = 0। यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 5 = 0। x का वैल्यू हो जाएगा 4 और x का वैल्यू हो जाएगा -5। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। आगे बढ़ते हैं। इसका तो आप डायरेक्टली जान लो, ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं तो बनाने जाओ तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना समय देना नहीं है इसमें। स्किप भी करना कर सकते हैं क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चन बनाना उतना अनिवार्य नहीं होता। बोला कि दो समीकरण में यानी x बराबर -1 दोनों समीकरण के का एक उभयनिष्ठ मूल है तो p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होने वाला है। तो आप देखो x के जगह पे क्या कर दो, 1 को पुट कर दीजिए, -1 को। तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू 2 मिलने वाला है, यहाँ पे वैल्यू -3 मिलने वाला, प्लस मिलेगा p = 0। यहाँ पे पुट कीजिएगा तो मिलेगा 1, -1 का स्क्वायर 1 यानी कि q मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस q मिलेगा और मिलेगा 4 = 0। यहाँ से मिलेगा आपको p मिलेगा 1 और यहाँ से q मिलेगा आपको बच्चों 2q यानी कि 2 मिलेगा। यानी हमको पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, तो हमसे बोला गया p प्लस क्यू का वैल्यू पूछा गया ना, p प्लस क्यू का वैल्यू। तो p प्लस क्यू का वैल्यू यानी 2 + 1 को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हो, सॉरी यहाँ -2 मिलेगा, यानी कि -1 आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी दी गई है तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे है, पार्श्व पृष्ठ फॉर्मूला होता है 2 × L + B इंटू में हो जाएगा h। 2 का 2 रख दीजिए, L का वैल्यू दिया है 15 और B का वैल्यू दिया हुआ 6, तो 15 × 6 = 21 और इंटू में h का वैल्यू दिया 5, 5 दूनी 10 और 21 दाएं के 210, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते बच्चों। बोला गया कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर वाले कितने घन बना सकते हैं। तो आप कर देते हो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 में 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि आयतन बराबर होंगे दोनों का। तो आप 8 का क्यूब कर देते हो, आपको मिलता है बराबर में क्या, तो 8/2 का मिलेगा आपको होल क्यूब मिलेगा। 8 से भागा, सॉरी 4 करना, भागा दीजिए तो 2 मिलेगा। 2 का जब आप होल क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 8, सॉरी आंसर 8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते बच्चों। धातु के 3 घन जिन्हें किनारे क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, बने नए घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो सभी के घन, सभी का जो है ना आयतन निकाल करके जोड़ दीजिए। तो 3 का जब आप क्यूब करोगे तो मिलेगा 27, 4 का क्यूब जब करोगे तो मिलेगा आपको 64 और 5 का क्यूब करोगे तो मिलेगा आपको 144। जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 216। हाँ सर, हाँ जब इसको आप ऐड करो तो मिलेगा 216। आप बताओ कि 216 किसका स्क्वायर रूट है। तो 216 रूट जो है ना आपको 6 का है, 6 का क्यूब है ना। 216 6 का क्यूब है। अब आपसे पूछा गया है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर होता है। 4 × a का वैल्यू 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 4 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 36, है ना। 36 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 6, 36, 4 16, 6 और 4 3 12 और 2 14, सॉरी 4 6 24, 144। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होने वाला है। चलिए आप बताओ कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ये पहला बेलन का हो गया, दूसरा का हो गया πr²h, दूसरा का हो गया। पाई से पाई आप कैंसिल यहाँ पे डायरेक्टली करा दीजिए। आपको ये त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 कर दीजिए और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, ठीक है ना बच्चों। अब देखो डायरेक्टली बनाने की कोशिश, इसमें समय ज्यादा देने का नहीं,
अब दिया उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 अनुपात दिया है, तो इसमें 5 कर दीजिए और इसमें कर दीजिए 3 कर दीजिए। 5 चौका 20 हो जाएगा और यहाँ 9 3 27 हो जाएगा। देखो 20 अनुपात 27 किसमें, ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका, यहाँ पे ये सही हो जाता है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन दिया गया है। आगे बढ़ते बच्चों। ये हो गया, यदि बेलन के वक्र क्षेत्रफल जो है 1760 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी ऊंचाई क्या होने वाली है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चों, देखिए, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल दिया गया कितना, तो बेलन का फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr(h), है ना, और इसके आधार का क्षेत्रफल होता है πr², है ना, क्योंकि आधार जो है बेलनाकार होती है, आधार जो है ना उसका वृत्ताकार होती है। अब दिया गया है, ये दिया गया कि आपको दिया गया कि यदि बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो है 1760 सेंटीमीटर के आधार की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, चलिए, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर धातु हो 10 सेंटीमीटर हो, तो धातु का आयतन कितना होने वाला है? तो आप देखो कि पाइप बिल्कुल इस तरीके से होती है ना, ये पाइप हो गई, तो इसका आंतरिक त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या जो है ना वो 4 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा गया, तो आयतन फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा एच। तो पाई की जगह पे पाई, चूंकि सभी आंसर पाई में तो है नहीं, तो पाई का वैल्यू तोड़ना पड़ेगा। 22/7 इंटू में आर का वैल्यू कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू में एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इंटू में एच का वैल्यू हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 22 अपॉन में हो जाएगा 7, 4 का हो जाएगा 16 माइनस 9 इंटू में हो जाएगा 10। जब आप सॉल्व करोगे तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में हो जाएगा 10, 7 से 7 कैंसिल, 10 कटाओ तो 220 हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो 220 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन में बोला गया कि आधार की त्रिज्या निकालनी, यहाँ पे बोला गया कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है और त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr(l), ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होने वाला है? तो आप यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों 3πr², है ना, 3πr²। आप यहाँ पे वैल्यू डाल के बना दीजिएगा, तो आपको मिलेगा 3 की जगह पे 3, पाई की जगह पे पाई में ऑप्शन है तो पाई रहने दीजिए, और आर का वैल्यू दिया गया कितना 7, 14 दिया, व्यास दिया गया, तो आर निकालो तो 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 में आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 49 में आप 3 से गुना कर दिए 147, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका बिल्कुल ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको शंकु का आयतन इतना दिया गया, आधार का क्षेत्रफल इतना दिया गया, हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा आयतन वाला लिखेंगे, 1/3πr²h। अब देखो πr² का h का वैल्यू कितना दिया गया जी, 314 दिया गया है, आपसे h पूछा जाएगा। तो आप देखो इसका आयतन का फॉर्मूला 1500 आपका कर दो, 70 कर दो डायरेक्टली, और इसके जगह पे आप रख दो 314, यानी 1/3 गुने 314 इंटू में कर दो h। h जब आप निकालोगे तो 1570 इंटू में कर दो आप कितना 3 बट्टा में कर दो कितना 314। आप कटा चटा के इसका आंसर निकाल लेना, आगे सॉल्व करके जो आंसर आ जाए ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होने वाला है? तो गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन, तो गोला की त्रिज्या होता है 4/3πr³, 4/3πr³, 4/3 के जब 4/3 पाई के जब आपके पास पाई में आंसर देते आर का क्यूब, यानी 2r के जब, क्योंकि त्रिज्या बोला गया कितना जी 2r है, तो 2r का क्या कर दीजिए होल क्यूब कर दीजिए, तो 4/3 पाई का पाई हो जाएगा, और इंटू में 2r का क्यूब जब करेंगे तो 8r³ हो जाएगा, 4 8 32/3 πr³ हो जाएगा, 32/3 πr³, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो कि समानांतर श्रेणी में इतना का 11 पद क्या होने वाला, तो आप देखो ए का वैल्यू कितना हो जाने वाला -3, और 11 पद पूछा ना बच्चों, तो 11 पद के लिए a प्लस हम लिखेंगे 10d लिखेंगे, a का वैल्यू पे a रख देते हैं, 10 के जगह पर 10 रखते हैं, d का वैल्यू आपको मिलेगा 5/10, a के जगह पर रख दीजिए, a के जगह पर आप 3 रख दीजिए, a के जगह पर रख दिए -3, और d का वैल्यू आप निकालोगे, d का वैल्यू निकालते हैं a2 - a1, जब आप निकालो तो मिलेगा 5/2, 5/2 कटाओगे यहाँ पे मिलेगा 5,
अब इसको गुना करो तो मिलेगा 25 और -3, 25 में 3 गया तो कितना मिलेगा बच्चों? 22 मिलेगा। कितना मिलेगा? 22। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में 41 पदों की संख्या कितनी होने वाली है? हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल करने, एन बराबर क्या होता है बच्चों? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में हो जाएगा आपका डी होने वाला है। तो एन बराबर हो जाएगा, वो हमको निकालना है ना। तो इसमें पदों की संख्या पूछी जा रही है ना, 41, 38, 45 और 8 में पदों की संख्या कितनी होने वाली है? ए हो जाएगा। चलिए, हाँ ये आपका ए एन हो जाएगा। ए एन हो जाएगा, ए का वैल्यू आपको 41 हो जाएगा प्लस, चलिए 8, ए का वैल्यू हो जाएगा 41 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी के जब रख देते कितना घटा दीजिए तो 38 में तो -3 मिलेगा। आप देखो 41 को इधर लेके आ जाओ तो 41 से इधर तो माइनस में हो जाए तो 8 माइनस 41 इधर हो जाएगा आपको माइनस इज इक्वल टू -3n प्लस हो जाएगा 3 की जब मल्टीप्लाई किए तो वो हो जाने वाला है। इसको घटाओगे तो हो जाएगा -33 हो जाएगा। इधर करोगे तो आपको मिलेगा -3n और +3 मिलेगा। इसको इधर लेके तो माइनस हो जाएगा ये चीज, तो -33 ये आके हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -3n। जब आप सॉल्व करो तो माइनस यहाँ पे 36 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा -3n हो जाएगा। जब n निकालोगे तो मिलेगा -36 अपॉन में -3n हो 3 कैंसिल करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। 50 पदों का योगफल क्या होने वाला था? 50 पदों यानी कि a का वैल्यू 2 हो जाने वाला है, d का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4 - 2 यानी d का वैल्यू हो जाएगा 2 और यहाँ पे n का वैल्यू भी दिया 50 दिया हुआ। आपको an निकालने SN निकालने बोला। SN का फॉर्मूला पढ़े हो बच्चों? SN का फॉर्मूला पढ़े हो? SN बराबर होता है n/2। SN बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अब इस तरह के वैल्यू को आंसर को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कोई आने वाला ही होगा जरूर। अब यहाँ पे देखते हैं 74 में क्या क्वेश्चन बोला गया कि किस चतुर्थांश से पड़ता है। तो देखो x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव चौथा क्वाड्रेंट में होता है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया दो बिंदुओं 2 cos थीटा -0 और 0 - 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होने वाली है? तो अब जब निकालोगे तो वैल्यू मिलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि √0 - 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा -0 का होल स्क्वायर। ब्रेक करेंगे इसको मिलेगा आपको अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों? अब देखो 4 कॉमन ले तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना? 4 को बदला 2 बाहर निकाल दिए, इसके बदला 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला आपका? 2 सही है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोला गया कि सरल रेखाएं, जो सरल रेखा दी गई है x बराबर -2 y बराबर -3 का कटान बिंदु क्या होने वाला है? तो कटान बिंदु उसको बोलते हैं जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आपस में मिल रही है। तो x के वैल्यू बच्चों दिया गया -2 और y के वैल्यू -3। अब ये दोनों को जहां जो वर्टेक्स होगा वही जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होने वाली है? तो आप फॉर्मूला दूरी से तो पढ़े हो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देखो डायरेक्टली बनाओगे तो 5 में से 7 घटाएंगे तो -12 हो जाएगा, -12 का 144 हो जाएगा और 1 -4 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपको 169 और उसको जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। आगे बढ़ते हैं। y अक्ष पर वह बिंदु जो इतना से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइएगा आप घर पे बैठ करके। बोला गया कि पी क्यू आर एक आयत है जिसके शीर्ष पी क्यू आर और एस इस प्रकार से दी गई है, तो उसका आयतन क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? तो जब देखो यहाँ पे आप वैल्यू को रख दीजिए इस तरीके से, पी क्यू आर और एस, है ना? पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1 इन 6 - 0 का स्क्वायर 36, यहाँ पे इसका वैल्यू 6 आने वाला है और पी क्यू का निकल के अब यहाँ निकालेंगे क्यू आर एक बार निकाल देंगे तो हमको लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी और जब लंबाई चौड़ाई हमको निकल जाएगी तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे तो 6 - 6 क्या तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 2 - 0 तो यानी कि 2, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 2, 6 दूना 12। ऑप्शन है क्या 12 में? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, अंडर सॉरी 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y2 माइनस y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस पर के वैल्यू आप निकालोगे तो बन जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन तो टफ नहीं होने वाला, बनाएंगे बन जाएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे त्रिकोणमिति से हम चले हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया 81 में दिया गया कि 5 डिग्री 25 डिग्री 10 30 डिग्री 10 65 डिग्री। जब भी देखो कि आपको पूरक कोण मिल जाए इस तरीके से, देखिए 5 का पूरक यहाँ पे 85 मिल रहा है, 25 का पूरक जो है ना 65 मिल जा रहा है, तो इन सभी का वैल्यू कितना होने वाला है 1 होने वाला है। अब यहाँ पे tan 30 अकेला बच जा रहा है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होने वाला है, तो 1/√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर बुक से क्वेश्चन है, इसका आंसर अब क्या होना है, 0 होने वाला है। देखो साइन tan एंड साइन cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पर बनाओगे तो इसका आंसर 0 होने वाला है। इसका आंसर बच्चों बनाओगे तो cosec को लिख सकते हैं आप लोग कितना, तो cosec 90 माइनस 48 है ना, और cosec 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, sec 42, sec 48 के बराबर हो जाएगा। इतना बाई इतना कट के आंसर 1 होने वाला है। ऐसे इसको भी चेंज करो तो ये भी आंसर 1 होने वाला है। 1 इंटू 1 मिलकर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, tan a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा पर √3 और tan अल्फा पर 1/√3 दिए, tan बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो tan अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ पे निकालोगे तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर मिलेगा √3 और tan अल्फा है ना प्लस बीटा बराबर निकालोगे तो tan कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan से tan कैंसिल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे tan अल्फा यानी कि tan अल्फा की जगह पे दिया √3 1/√3, ये tan 30 का वैल्यू बच्चों, तो tan से tan यहाँ भी कैंसिल, अल्फा का वैल्यू कितना 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दी 30। तो अल्फा की जब हम लोग 30 रखेंगे तो यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी बीटा जब निकालोगे तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 30, यानी कि बीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कहीं है क्या। चलिए तो बीटा 30 हो गया, तो अब tan 30 निकालना है, तो tan 30 का वैल्यू भी कितना होगा √3 यानी 1/√3। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं 85। यहाँ देखो कि क्वेश्चन बोला है कि sin π/4 और cos π/4, तो पाई का वैल्यू होता है बच्चों 1/180 डिग्री। 180 में जब 4 से भागा देंगे तो 145 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलता है √2 मल्टीप्लाई में 1/√2 प्लस 1/√2। जब सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा √2 इंटू में 2/√2, √2 से √2 कैंसिल, बचेगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ शॉर्ट में बना के दे दिया गया। चलिए यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं 87 में, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² y² है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होने वाला है। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया, इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो मिलेगा हमको xy। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्टली बनाना है, इसको सॉल्व करने में समय खत्म हो जाएगी आपकी। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होने वाला है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr² बराबर क्या होता है 49 पाई दिया हुआ है, 49 पाई दिया हुआ, पाई से पाई आप कैंसिल करा दो, r² बराबर कितना हो जाएगा 49, r बराबर मिलेगा वो 7, और आपसे क्या पूछा तो व्यास पूछा, 7 में 2 से गुना कर दीजिए, 7 गुना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले देखो एक चक्कर में तय की दूरी निकालेंगे, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि निकालेंगे तो मिलेगा 2πr, 2 पाई और r का वैल्यू हो जाएगा 14, 2 गुने 22/7 गुने में 14, और कितने चक्कर बच्चों, तो 5 चक्कर, इसमें 5 से और गुना कर दी डायरेक्टली। यहाँ पे 7 के साथ 7 गुना 14, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में जब 22 से गुना करें तो 44 यानी 440 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग आपस में बराबर है, परिधियों का अनुपात क्या होने वाला है। ये भी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देख लीजिएगा, इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया है।
यहाँ पे हमको ऐसा वैल्यू पुट करना है कि इसको बराबर कर दे, दोनों में वैल्यू पुट होना चाहिए। एक की जगह पे 1 डालिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और बी की जगह पे 2 डालिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 8 ये फुलफिल कर रहा है। इसमें रखेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 3 में से जब 8 में से 3 घटाएंगे तो -5 होने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रैखिक समीकरण युग्म इतना का हल होने वाला है, तो हल कब होगी? संगत। देखो ऑप्शन में क्या दी, संगत और संगत। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो वो असंगत होता है, बाकी दोनों कंडीशन में संगत होता है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो देखते हो आपको मिलता है कि 2/4 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 8/9। देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं, यानी कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। समीकरण के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा को प्रदर्शित होंगी? तो देखो सरल रेखा 3 प्रकार से हम आपको पढ़ाए थे। क्या संगामी यानी कि संपाती रेखा, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। आप देखो ये तीनों किस पे डिपेंड करती है? तो इनके वैल्यू पे डिपेंडेंट करती है। 2/4 यानी a1/a2, 3/6 b1/b2 और 4/12 c1/c2। अब देखो कटाओ तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा, यहाँ भी 1/2 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 1/3 मिलेगा। देखो ये दोनों आपस में बराबर, ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये तीनों कंडीशन होती है तो हमको क्या मिलता है? समांतर सरल रेखा मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, लास्ट की तरफ चलिए ना हम लोग। कितने हल होने वाले, तो हल कितने होने वाले इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं a1/a2 रख करके। तो यहाँ देखो a1 का वैल्यू क्या होने वाली है? 2, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो -3 और यहाँ मिलेगा 1। तो यहाँ देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इसका एक और सिर्फ एक ही हल होगा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ एक और केवल एक हल है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना का अनंत हल होने वाला है? तो अनंत हल कब होता है बच्चों? जब रेखाएं संपाती होती है। तो संपाती कब होगी? यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2 पे होती है। अब वैल्यू डाल के देखते हैं। a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, b1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, c1 का वैल्यू कितना, b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? k दिया हुआ है। तो k के किस मान के लिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k इक्वल टू मिलेगा आपको 10। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला देखिए तो जरा सा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है? तो आप यहाँ देखो कि पहला यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो ये एक निश्चित ऑर्डर में नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो ये भी निश्चित ऑर्डर में नहीं बढ़ रहा, निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहा है। यहाँ डिफरेंस देखो तो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, ये भी नहीं है। यहाँ देखोगे तो घटाओगे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस होते जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, एक समांतर श्रेणी है। अगला सवाल है कि पी के किस, यहाँ देखो ये काफी इंपोर्टेंट सवाल था, काफी अच्छा सवाल था, और लेकिन ये सब्जेक्टिव सवाल था, इसको ऑब्जेक्टिव में डाल के दे दिया गया कि पी के किस मान के लिए पद समांतर श्रेणी में है ना। अब देखो वैल्यू करते हैं हम लोग क्या, a2 - a1 कर दीजिए और b2 - b1 कर दीजिए, यानी 13 - 2p + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5p - 3 इक्वल इंटू में क्या हो जाएगा? माइनस में 13। देखो a2 - a1 और a3 - a2 घटा दिए। अब देखो घटाओगे तो 13 - 2p और -1, यहाँ पे करोगे तो 5p - 3 और यहाँ हो जाएगा -13। सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 13 - 1 12 - 2p। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा वो 5p और यहाँ मिलेगा माइनस में 16। आप एक साइड पक्षांतर कर दीजिए तो इसको जब इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा वो 16 और इधर हो जाएगा 5p और प्लस 2p, है ना। 5p 2p 7p हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ कटाओ 4 बार में, ऑप्शन नंबर क्या? बी सही है। आगे बढ़ते बच्चों। समानांतर श्रेणी किस पद के लिए nवां पद है? तो a25 - a10 घटाना है, तो आप देखो आसानी से बना सकते हैं। a25 को a + 24d लिखते हैं और a10 को a + 9d लिखते हैं, तो a + 24d - a - 9d, है ना। अब देखो यहाँ पे सॉरी a से a कैंसिल हो जाएगा, 24d - 9d हो जाएगा 16d, 16d। अब यहाँ पे आप d का वैल्यू देखो, सॉरी 15d हो जाएगा, 15d हो जाएगा। अब यहाँ पे d के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंस निकालो तो 8 - 3 हो जाएगा 5
और डी के जब 5 रखेंगे तो 15 इंटू 5 कीजिएगा तो मिलेगा आपको 75। ऑप्शन बी नंबर सही है। यहाँ पे 75 7 में अटक गया है, ये सही होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ यहाँ दे ही दिया 75। 99 में दिया गया कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्व अंतर निकालना है। तो बच्चों सार्व अंतर दूसरा पद यानी कि A2 यानी A प्लस डी बराबर दे दिएगा 13 और पांचवा पद 25 यानी A प्लस 4D बराबर दे दिया गया 25। अब आपको निकाला सार्व अंतर निकालना है, डी निकालना है, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने के लिए साइन को बदलते हैं ना हम लोग, साइन बदल दीजिए, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3D माइनस में, और यहाँ 13 में से 25 बचेगा तो -12 बचेगा। डी निकालोगे तो -12 बट्टा में -3 कैंसिल होकर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है फिर से। चलिए आखिरी सवाल है, समांतर श्रेणी n पदों के लिए समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करनी है आपको। सार्व अंतर क्या होने वाला है, एक वैल्यू डाल दीजिए, n की जगह एक बार 1 डालिए, 2 डालिए, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 4, यानी एक बार में हमको 4 मिला। दूसरे टर्म निकालेंगे, जब दूसरा पद निकालना हो तो 5 टू 10 माइनस 4 यानी कि 6। अब इसका डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस होगा, 2। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है बच्चों। तो ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। इसको आप देखें और अपना आंसर को करेक्ट करें, मिला है। थैंक यू, धन्यवाद।